औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम व्यूवर्स को मेरी दिल की अथाह गहराइयों के साथ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम शुरू करने से पहले जैसे कि मैंने कल कहा था वो इंशाल्लाह आगे शुरू करते हैं। प्रोग्राम पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करवाएं अपने दोस्तों से, अहबाब से, और आपको अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलें और यकीन जाने कि ये सवाब जारिया है। इससे महरूम मुझे उम्मीद है कि आप लोग नहीं रहेंगे। प्रोग्राम शुरू करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि पहला ठग, फ़र्ज़ कीजिए कि ये सन 2010 है। पौने 200 साल हुए जब अटावा की कचहरी में, कचहरी कहते थे कोर्ट को, हाई कोर्ट कह लें, सुप्रीम कोर्ट कह लें, लेकिन कचहरियाँ ही कहलाती थी ये। और अटावा जो था हिंदुस्तान का इलाका था। तो अटावे की कचहरी में जहां कंपनी बहादुर की अमलदारी थी अंग्रेज़ों की, 8 अफराद पकड़ कर लाए गए। उन पर कातिल होने का शुबा था। पुलिस हुक्काम उनसे पूछगछ कर रहे थे। हर एक से इसकी उम्र और पेशा पूछा जा रहा था। 20 साल के एक लड़के से पूछा गया, तुम्हारा क्या नाम है, क्या करते हो? मेरा नाम गुलाम हुसैन है और मैं ठग हूँ। इस तरह सरकारी कागज़ों में लफ्ज़ ठग जो है वो पहली मर्तबा लिखा गया। जब गुलाम हुसैन ने कहा कि वो ठग है तो इसकी मुराद डाकू, लुटेरे, चोर, उचक्के नहीं है, और ना चोर उचक्के से इसकी मुराद थी। वो एक ऐसे बेरहम सफाक गुरोह की बात कर रहा था कि जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। ये ठग हिंदुस्तान की सड़कों पर घूमते फिरते थे और वहाँ से आते जाते मुसाफिरों में से किसी को शिकार करना चाहते थे तो चिकनी चुपड़ी बातें बनाकर इनसे दोस्तियाँ करते और इनका एतमाद हासिल कर लेते, और फिर मौका मिलते ही उनको बड़ी बेरहमी से मार डालते और उनका माल और असबाब लूट लेते। गुलाम हुसैन से कई रोज़ पूछगछ जारी रही। इसने भी अपना राज आसानी से नहीं खोला। पहले तो वो घुमा फिरा कर जवाब देता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता खुला और हैरत ज़दा मजिस्ट्रेट उसे खूब कुरेदने लगे। शुरू में तो उसने कहा कि जिस वक्त उसके साथी लोगों को लूट रहे थे और हलाक कर रहे थे तो वो दूर खेतों के पार खड़ा था। दूसरे दिन उसने माना कि ये उस वारदात में शरीक था। फिर इसने 4 अफराद के कत्ल का एतराफ़ किया, फिर 14 का। तीसरे रोज़ इसने माना कि वो कत्ल की तकरीबन 60 वारदातें कर चुका है और उसमें मुलव्विस था। तफ्तीश के चौथे मरहले में गुलाम हुसैन के हाथों मारे जाने वालों की तादाद 95 तक जा पहुंची, वो भी सिर्फ 8 साल के अरसे में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो सबसे पहला ठग पकड़ा वो गुलाम हुसैन था। अजीब बात यह है कि वो जिस तरह ठग बना उसी तरह और बहुत से बन चुके थे। ये सन 1798 की बात है कि वो तकरीबन 4 साल का था जब वो अपने बाप और चचा के साथ घोड़े बेचने रामपुरा से चला, जो इलाका है इंडिया का। ये कस्बा चंबल दरिया से जुनूब में वाक़ है। वो लोग एक कुएं पर पहुंचे जहां पर 15 ठग आराम कर रहे थे। ठगों ने तमाम बालिगों को मार डाला और लड़के को अपने गांव ले गए। इसने तफ्तीश करने वालों को बताया कि मैं रात को रोता रहा और बाप को पुकारता रहा। इन लोगों ने कहा कि तुम्हारा बाप घोड़े बेचने गया था, आ जाएगा। उन्होंने मुझे माफ़ी दी और कहा कि अब चुप हो जाओ। 3 दिन बाद वो मुझे एक और गांव ले गए और मुझे वहाँ के ज़मींदार के हवाले कर दिया, जो बड़ी शफ़क़त से पेश आया। लेकिन जब 1 महीने बाद मैंने कहा मुझे मेरे बाप के पास ले चलो तो मुझसे कहा गया कि आइंदा ऐसी अगर कोई बात कही तो वो मुझे मार डालेंगे। आप समझ रहे होंगे। इसके अलावा उन्होंने मुझे 2 दिन तक एक कुएं में लटकाए रखा ताकि मैं आइंदा ऐसी कोई हरकत करने से बाज रहूं। चुनाचे मैं खौफ के मारे चुप रहा। फिर यूं हुआ कि बड़ा होने लगा और बड़े होने तक गुलाम हुसैन खुद भी ठग बन गया। वो जो बच्चा था, लड़का था।
ہندوستان کے سب سے نامور ٹھگ امیر علی کا ذکر آگے آئے گا، جو خود کو سید امیر علی اور میر صاحب کہلواتا تھا۔ سادات گھرانے کا یہ لڑکا سنگ دل ٹھگ بنا، لیکن یہ بات طے ہے کہ اس قبیل کے تقریباً یعنی اس قبیلے کے تقریباً سارے ہی لوگ یہ پیشہ اپنے بڑوں سے سیکھتے تھے۔ ٹھگوں کے خاندان علیحدہ تھے اور یہ موروثی ٹھگ اپنے آپ کو اصیل کہا کرتے تھے۔ کاغذات میں ان کی جس واردات کا پہل اندراج ہوا وہ وسطی ہند کے گاؤں چوپارا میں پیش آئی اور وہ فروری 1823 تھا۔ گاؤں کے پرانے قلعے کے سنتریوں نے دور سے گرد کے بادل اٹھتے دیکھے۔ معلوم ہوا کہ کچھ مسافر تھے جو گاؤں کی طرف آ رہے تھے۔ آگے آگے گھوڑے پر سوار ایک ادھیڑ عمر شخص تھا جو مسلمان نظر آتا تھا۔ اس کے پیچھے گھوڑیوں پر سوار ایک نوجوان لڑکی اور ایک عورت تھی جس کی گود میں بچہ تھا۔ گھوڑیوں کی بھاگ دوڑ سائز سنبھالے ہوئے تھے جو گھوڑوں کو سنبھالنے والے ہوتے ہیں، اور وہ تھامے ہوئے تھے۔ آخر میں مال و اسباب سے لدی ہوئی بیل گاڑی تھی جس کے ساتھ 5 ملازم چل رہے تھے۔ موسم سرد تھا اور برسات سارے علاقے کو سرسبز کر کے جا چکی تھی۔ فصلیں تیار ہونے کو تھیں اور چشمے جاری تھے۔ مسافروں کا قافلہ قلعے کے پاس آ کر ٹھہر گیا اور گاؤں سے گزرنے والی ندی کے کنارے اتر گیا۔ چھوٹا سا خیمہ لگا دیا گیا اور ملازم کھانا پکانے لگے۔ عورتیں خیمے میں چلی گئیں اور کنبے کا سربراہ ایک قالین پہ جا کر بیٹھ گیا۔ اس کا نام بندے علی تھا اور وہ جالنا شہر میں منشی یعنی اردو فارسی کا اتالیق تھا، لکھا کرتا تھا۔ اس کی بیٹی 10 سال کی تھی، یعنی شادی کی عمر کو پہنچ گئی تھی۔ بندے علی اس کو بیاہنے کے لیے ہندوستان جا رہا تھا۔ اسے جھالنا سے چلے ہوئے، جھالنا بھی علاقے کا نام ہے، جھالنے سے چلے ہوئے کئی ہفتے ہو چکے تھے اور ابھی 100 میل کا سفر باقی تھا۔ اس زمانے کی سڑکیں کیا تھیں؟ پگڈنڈیاں تھیں، یہاں تک کہ جھالنا سے بنارس جانے والی شاہراہ بھی ہر چند کے مسافروں سے آباد تھی مگر کچی تھی، اور بیل گاڑیوں نے اسے اچھی طرح رون ڈالا تھا اس راستے کو جو پگڈنڈیوں کی طرح تھا۔ اس راہ میں شیر سے لے کر سانپ تک 100 طرح کے جانوروں اور ان سے بھی بڑھ کر چور اور روچکوں اور ڈاکوؤں کی بہتات تھی۔ بندے علی قابل اتالیق تھا اور انگریزوں کو بھی ہندوستانی سکھاتا تھا۔ اس دور میں جب لوگوں کی ماہانہ تنخواہ 5 روپے ہوتی تھی تو وہ 360 روپے پاتا تھا، اور سب جانتے تھے کہ وہ صاحب حیثیت ہے، اور ان کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ وہ بیٹی کو بیانے جا رہا تھا تو اچھا بھلا سامان اور اسباب تو لے کر چلا ہوگا۔ اس زمانے میں چھوٹے چھوٹے قافلے اکٹھے ہو کر خود کو بڑا کارواں بنا لیا کرتے تھے تاکہ وہ پرانے چور لٹیروں سے محفوظ رہیں۔ اسی شام یہی ہوا کہ قریب ہی پڑاؤ ڈالنے والے تھے کہ ایک بڑے قافلے والوں نے بندے علی سے کہا کہ وہ بھی نربدا پار جا رہے ہیں اور بندے علی چاہیں تو ان کے قافلے میں ساتھ چلیں۔ وہ لوگ بہت مہذب نظر آئے اور یقین تھا کہ راہ میں بندے علی کے کنبے کا بہت خیال رکھیں گے۔ ان میں ایک دھنی خان تھا جو سرکاری کام سے جا رہا تھا، اور ایک ایسوری تھا جو اٹاوا کی کچہری کا ملازم تھا، آوازیں دینے والا۔ چنانچہ اگلی صبح جب ہوئی یہ دونوں قافلے یکجا ہو گئے۔ اب وہ اس طرح چلے کہ بندے علی درمیان میں تھے، ان کے داہنے ہاتھ پر دھنی خان اور بائیں جانب ایسوری، دوسرے قافلے کے لوگ، جو بڑا قافلہ تھا۔ دن بھر چلنے کے بعد یہ قافلہ بانسوں کے ایک جھنڈ کے قریب ٹھہرا جہاں بانسوں کے درخت لگے ہوئے تھے۔ وہ لوگ ستار لے آئے اور گانے بجانے لگے۔ ان لوگوں کی ایک ٹولی ندی کی طرف چلی گئی جہاں سائس اور ان کے گھوڑے کے کھانے پینے کا بندوبست کر رہے تھے۔ رات 9 بجے کے بعد بندے علی کو محسوس ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اس نے سوچا کہ یہ لوگ ڈاکو ہوتے ہوئے ابھی تک دھاوا بول کے لوٹ چکے ہوتے، مگر انہوں نے دھاوا تو نہیں ڈالا۔ البتہ وہ آہستہ آہستہ بندے علی کی جانب سرکنے لگے۔ بندے علی نے اپنی تلوار قریب ہی رکھی تھی
उसने तलवार उठानी चाही तो वो गायब थी। तलवार काफिले के 2 आदमियों ने उठा रखी थी जो उसकी कारीगरी की तारीफ कर रहे थे। अब तो बंदे अली को तशवीश हुई और उसने उठना चाहा और अपने मुलाजिमों को पुकारा। एन उसी वक्त उसकी पुश्त पर किसी ने आवाज दी, तंबाकू लाओ। इसके साथ ही बांसों के जंगल में हलचल सी मच गई। बंदे अली ने महसूस किया कि इसके पीछे बैठे शख्स ने इसकी गर्दन के गर्द मुलायम सा लिपटा हुआ कपड़ा डाला। एक दूसरे शख्स ने इसको हाथों में जकड़ लिया। तीसरे शख्स ने इसकी टांगों में टांग दे के नीचे गिरा दिया, जैसे टांग अड़ाना कहते हैं। बंदे अली की गर्दन के गिर्द फंदा इस जोर से तंग था और इतना तंग हुआ कि इसको आखिरी झटके की साथ ही उसका नरखड़ा टूट गया और इसके बदन को 1 या 2 बार जुम्बिश हुई और वो वहीं मर गया। इधर चश्मे के किनारे बंदे अली के मुलाजिमों को महसूस हुआ कि इन्हें घेर लिया गया है। एक ने भागने की कोशिश की तो 2 ने उसको जा लिया और वहीं उसके गले में फंदा डाल दिया। 5 दूसरे मुलाजिमों को भी जरा ही देर में हलाक कर दिया और वो भी इस तरह के किसी को भी पता न चला। ये काम बज़ाहिर खामोशी से किया गया, लेकिन बंदे अली की बीवी को एहसास हुआ कि बाहर कुछ बेसुकूनी है। वो खैमे का पर्दा उठाकर बच्चे को गोद में लिए बाहर निकली। शौहर की लाश देखकर उसने भागने की कोशिश की, मगर एक शख्स पहले से ही इसके इंतजार में था। इसने औरत की गर्दन में वही रुमाल डाला और डालकर उसे भी मार डाला और एक ही झटके में उसका काम तमाम कर दिया। एक शख्स ने इसकी गोद से बच्चा छीन लिया, जैसे झपटते हैं बच्चे को, और 2 आदमी खैमे में घुस गए, जहां बंदे अली की 9 उम्र बेटी हैरान थी कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। इन दोनों ने उसकी गर्दन में वही रवैया अपनाया कि रुमाल डालकर उसको मार डाला। इसी तरह इतनी देर में 8 मर्द और 1 औरत और 1 लड़की मौत के घाट उतार दिए गए। अब अंधेरे में इनका माल और असबाब लूटा गया। ऐश्वरी ने बंदे अली की तलाशी ली। कुछ सिक्के और एक कीमती घड़ी इसके हाथ लगी। लाशों को घसीट कर चश्मे के किनारे पहुंचा दिया गया, जहां इन लोगों की एक टोली ने कब्रें खोदी। कब्रें छोटी थीं, लाशों को तोड़ मरोड़ कर उसमें दबा दिया। जिस वक्त लाशें दबाई जा रही थीं तो एक शख्स बंदे अली की दूध पीती बेटी को करीब लिए खड़ा हुआ था। किसी ने कहा, ये बच्ची मुझे दे दो, मैं इसे पालूंगा, मगर दूसरे साथी ने इनकार किया। एक ने कहा कि शरीफ खानदान के बच्चे पहचाने जाते हैं, ये बड़ी होकर हमें पकड़वा देगी। ये बातें सुनकर बच्ची को गोद से ले लिया दूसरे बंदे ने। ये बातें सुनकर बच्ची को गोद में उठाए हुए शख्स ने उसे भी कब्र में फेंक दिया, जिसके ऊपर जल्दी से मिट्टी डालकर और अच्छी तरह दबाकर कब्र को इस तरह बंद कर दिया गया कि इसके अंदर जिंदगी की कोई अलामत किसी को नजर ना आने पाए। रात भर सारा मालो असबाब बांधा गया। सुबह होने से जरा पहले जब यह काफिला आगे रवाना हो गया तो किसी बात से ये गुमान तक ना होता था कि यहाँ एक भरे पूरे कुनबे और इसके खिदमतगारों का कत्ल हुआ है या उन्होंने यहाँ पर पड़ाव किया था। ये कचहरी के कोर्ट के पहले केस का हिस्सा है। दूसरा केस है वो भी अटावा की ही कचहरी में है, वो इंशाल्लाह आपकी खिदमत में कल बयान करेंगे। वक्त ज़्यादा हो चला है, इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।